स्टूडेंट्स, दृसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं, खासतौर से मेरे जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी अब परीक्षा वैसे तो 18 को होने वाली थी, कल ही होती, लेकिन चूंकि वह परीक्षा बढ़ गई है और अनिश्चित काल के लिए बढ़ी है। अभी कोई क्लियर नहीं है कि परीक्षा कब होगी। अब कोरोना और कोविड मतलब जो है हमारा, वो भी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरे स्टूडेंट जो कि मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। आपको तैयारी करने का थोड़ा सा अधिक समय मिलेगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग ढील ना डालें। पूरा जितनी अधिक समय आपको मिला है उतना अधिक आप उस समय का प्रयोग करें और बहुत अच्छी तैयारी करें। मैं पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपको बेस्ट दे सकूं। ठीक है ना साहब? तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आज के इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑगस्टन एज एंड ट्रांजिशनल पीरियड। The most important questions related to Augustan age and transitional period 1700 to 1798। और ये मैंने लिखा है पार्ट 1, क्योंकि ये इतना लंबा पीरियड है कि एक पार्ट में इससे कनेक्टेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो नहीं आ सकते हैं। तो मैं 2 या 3 पार्ट कम से कम आपको दूंगा। और आप सबको पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको वे क्वेश्चंस दूं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की बहुत अधिक उम्मीद होती है। ठीक है साहब? तो डायरेक्ट इधर उधर की बात ना करते हुए अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, वॉट नेम इज गिवन टू द इंग्लिश लिटरेरी पीरियड दैट इम्यूलेटेड द रोम ऑफ वर्जिल, हॉरेस एंड ओविड। विशेष ध्यान से क्वेश्चन समझिए। What name is given to the English literary period that emulated the Rome of Virgil, Horace and Ovid। यानी कि अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में किस पीरियड को जो रोम में वर्जिल, होरेस और ओविड के कार्य जो एमुलेट हुए, जो दोबारा से हुए, उसके लिए कौन सा एज जाना जाता है? तो ए ऑप्शन ऑगस्टन एज, बी ऑप्शन मेटाफिजिकल एज, सी ऑप्शन रोमांटिक एज और डी ऑप्शन नियो रोमांटिक एज। तो साहब इसका सीधा सा आंसर है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज जो है वह वो इंग्लिश लिटरेरी पीरियड है दैट इम्यूलेटेड द रोम एंड ऑफ वर्जिल, हॉरेस एंड ओविड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not a common feature of न्यू क्लासिकल पोइट्री? बड़ा अच्छा सवाल है साहब। Which of the following is not a common फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री? यानी कि जो नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से ये बताना है कि जो न्यू क्लासिकल पोइट्री है उसमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फीचर नहीं है कॉमन रूप से। पहला लिखा है इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स एंड एल्यूजन टू मैथोलॉजी। दूसरा लिखा है एन एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर। तीसरा लिखा है यूज ऑफ राइम्ड कपलेट और डी लिखा है फैंटेस्टिक कंपैरिजंस। तो साहब मैं आपको बता दूं, पहला जो है ऑप्शन है इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म एंड एल्यूजन टू मैथोलॉजी, ये भी न्यू क्लासिकल एज में है। यूज ऑफ राइम्ड कपलेट जो तीसरा ऑप्शन है ये भी आपका न्यू क्लासिकल पोइट्री में पाया जाता है। और फैंटेस्टिक कंपैरिजन जो हैं वो भी आपके न्यू क्लासिकल पोइट्री में पाए जाते हैं। सिर्फ नहीं पाया जाता तो ऑप्शन बी, एन एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की अगर बात करें तो इसमें आपको रोमांटिक पीरियड पढ़ना पड़ेगा। तो रोमांटिक पीरियड के पोइट्स जो हैं वो ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखते हुए कविताएं उन्होंने की हैं। ठीक है साहब? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Most neoclassical poets viewed the world in terms of a strictly ordered hierarchy. What was this hierarchy called? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। Most neoclassical poets viewed the world in terms of a strictly ordered hierarchy. What was this hierarchy called? ऑप्शन आपके सामने है द वे ऑफ द वर्ल्ड, बी है द फाउंडेशनल लैडर, सी है आपका द ऑर्डर ऑफ एंजल्स और डी है आपका द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। तो साहब इसका राइट आंसर आपका है डी, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
विच मेट्रिकल फॉर्म वाज पोप सेड टू हैव ब्रॉट टू परफेक्शन, यानी कि कौन सी ऐसी मेट्रिकल फॉर्म है जिसको पोप साहब ने परफेक्शन दिया। तो ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये साहब, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन है आपका द हीरोइक कपलेट, बी ऑप्शन है आपका ब्लैंक वर्स, सी ऑप्शन है फ्री वर्स और डी है द ओड। तो साहब इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन द हीरोइक कपलेट। अगर मेट्रिकल फॉर्म ऑफ कंपोजिशन की मैं बात करूं तो हीरोइक कपलेट एक ऐसी मेट्रिकल फॉर्म है जिसको कि पोप साहब ने परफेक्शन देने का कार्य किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। What literary work best captures a sense of the political turmoil, particularly regarding the issues of religion just after the Restoration? What literary work best captures a sense of political turmoil? यानी कि ऐसा कौन सा साहित्यिक वर्क है जिसने कि राजनीतिक उथल पुथल को सबसे अच्छी तरह से कैप्चर किया, खास तौर से पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ रिलीजन, खास तौर से अगर हम धर्म के विषय में बात करें जस्ट आफ्टर द रिस्टोरेशन यानी कि रिस्टोरेशन पीरियड के बाद। तो देखिए आपके सामने नाम लिखे हैं, गेज बेगर्स ओपेरा, गे के द्वारा लिखा गया बेगर्स ओपेरा, बटलर के द्वारा लिखा गया हुडीब्रास, फील्डिंग के द्वारा लिखा गया जोनाथन वाइल्ड और पोप के द्वारा लिखा गया द डंसिएट। तो साहब इसका राइट आंसर है पोप के द्वारा लिखा गया डंसिएट जो है वह बेस्ट लिटरेरी वर्क है आपका। अगर पॉलिटिकल टर्मोइल की बात करें और धर्म से संबंधित, धर्म से इश्यूज को संबंधित, तो रिस्टोरेशन एज के बाद ये सबसे बड़ा वर्क अपने आप में कहलाता है। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया द डंसिएट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, विच वर्क एक्सपोजेज द फ्रिवलिटी ऑफ फैशनेबल लंदन, यानी कि कौन सा वर्क इन 4 वर्क में ऐसा है जो कि फ्राइवोलिटी ऑफ फैशनेबल लंदन के बारे में लिखा गया है। तो डैनियल डिफो के द्वारा लिखा गया रॉबिन्सन क्रूज, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया गुलिवर्स ट्रेवल्स, सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया क्लैरिशा या पोप के द्वारा लिखा गया द रेप ऑफ द लॉक। तो साहब जब लंदन की बात आए और लंदन की फैशन की बात आए तो एक ही वर्क नाम का याद रखिए आप, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया द रेप ऑफ द लॉक, जो कि आपका मोक एपिक है। ठीक, मैंने एपिक का वीडियो दिया है, उसमें मैंने आपको नाम से परिचय भी कराया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या पूछा जा रहा है, वाई डिडंट अलेक्जेंडर पोप अटेंड एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी, यानी कि आखिरकार क्या कारण था जिस कारण से अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लिश यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं किया, अटेंड नहीं किया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ही लिव्ड इन इटली अंटिल द एज ऑफ 27, कि वह 27 वर्ष तक जब तक हुए तब तक इटली में रहा करते थे, या बी ऑप्शन मैंने लिखा एस्थमा, हेडक, स्पाइनल डिफॉर्मिटी के कारण वह इनवैलिड हो गए इसलिए उन्होंने किसी इंग्लिश यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। सी ही वॉज ए कैथोलिक एंड देयर फॉर फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग, वह एक कैथोलिक थे और इस कारण से वे अटेंडिंग के लिए छुपे रहे। और चौथा है ही जस्ट वाज नॉट ब्राइट इनफ, या वो एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। तो साहब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर पोप साहब कैथोलिक थे और ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते थे, इस कारण से इन्होंने किसी भी इंग्लिश यूनिवर्सिटी में को अटेंड नहीं किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द रेप ऑफ द लॉक इज ए पैरोडी ऑफ विच एपिक पोएम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। रेप ऑफ द लॉक जो है वो किस एपिक पोएम की पैरोडी है या किस पोएम की ये मतलब उसको नकल की गई है या उसको मजाक के तौर पर प्रदर्शित किया गया है। तो क्या पैराडाइज लॉस्ट, द ओडिसी, द इलियड या द एनेड। तो साहब इलियड जो है, द इलियड वर्क जो है, तो रेप ऑफ द लॉक जो है वो पैरोडी है एपिक पोएम द इलियड की। क्लियर साहब, द रेप ऑफ द लॉक जो है वो पैरोडी है द इलियड एपिक की। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साहब ये आपका। अलेक्जेंडर पोप कॉइंड मैनी ए मॉडर्न डे क्लिच। अगर हम कहें तो हमारे अलेक्जेंडर पोप साहब जो हैं आज आधुनिक
अगर हम समय की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा कई लिखी गई ढेर सारी ऐसी लाइंस हैं जिनको हम कोटेशन के रूप में यूज़ करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कोटेशंस की, तो उसने ये बताया है कि संसार में अंग्रेजी में बोली जाने वाली अगर सबसे ज़्यादा कोटेशंस यूज होती हैं तो विलियम शेक्सपियर की, दूसरे नंबर पर आपकी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की, और तीसरे नंबर पर अलेक्जेंडर पोप की। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि अलेक्जेंडर पोप साहब की मैनी जो क्लिच हैं वो आज हम मॉडर्न डे में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट ऑरिजिनेट विद हिम, इन चारों में से ऐसी कौन सी लाइन है जो कि मतलब कहावत है या कोटेशन है जो कि अलेक्जेंडर पोप ने नहीं लिखी। तो देखिए, पहली, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। दूसरी, लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर रैथ। तीसरी है, ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। और चौथी है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो साहब जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है, लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर रैथ। ये लाइन जो है वो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी हुई नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पोप मेड मनी बाय सेलिंग सब्सक्रिप्शन टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ दिस क्लासिकल एपिक। यानी कि पोप साहब ने पैसा कमाया। कैसे पैसा कमाया? उन्होंने एक बहुत ही क्लासिकल एपिक का ट्रांसलेशन किया और उसके सब्सक्रिप्शन को बेचकर उन्होंने पैसा कमाया। आपसे उस क्लासिकल एपिक का नाम पूछा जा रहा है जिसका ट्रांसलेशन पोप साहब ने किया। ए ऑप्शन द भगवद गीता, बी ऑप्शन द ओडिसी, सी ऑप्शन द इलियड और डी ऑप्शन द एनेड। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, द इलियड। तो इलियड का ध्यान रखिएगा, रेप ऑफ द लॉग पैरोडी है, वो भी द इलियड की है, और पोप साहब ने इलियड वर्क का ट्रांसलेशन भी किया है ग्रीक भाषा से इंग्लिश भाषा में, ठीक है ना, और इसी का सब्सक्रिप्शन बेचकर इन्होंने पैसा कमाया। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, विच कैरेक्टर इज नेम्ड फॉर एन एमेजोनियन क्वीन इन ग्रीक माइथोलॉजी इन द पोएम रेप ऑफ द लॉक। जब हम इनकी रेप ऑफ द लॉक पोएम पढ़ते हैं तो विच कैरेक्टर, उसमें ऐसा कौन सा पात्र आया है जिसका नाम एक एमेजोनियन क्वीन जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार है उसका नाम इन्होंने यूज किया है रेप ऑफ द लॉक में। तो ए ऑप्शन है आपका थैलेस्ट्रिस, बी ऑप्शन है आपका क्लैरिसा, सी ऑप्शन है एरियल और डी ऑप्शन है आपका अम्ब्रियल। तो बी ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, यानी कि क्लैरिसा जो है वह कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी की, जो एमेजोनियन क्वीन भी है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार, उसका प्रयोग उन्होंने रेप ऑफ द लॉक में किया है। अब टीजीटी पीजीटी के मैं वीडियो दे रहा हूँ, अब लगातार मैं आपको दूंगा क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता थी कुछ, इस कारण से मैं वीडियोस कम दे पा रहा हूँ, लेकिन अब 1-2 दिन में आपको वीडियो मिलने लगेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। और फिर जब मैं आऊँगा रेप ऑफ द लॉक पर तब आपको विस्तारित तरीके से रेप ऑफ द लॉक पढ़ाऊँगा और उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनसे आपका परिचय कराऊँगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। According to Samuel Johnson, no man but a blockhead ever wrote except for. According to Samuel Johnson, no man but a blockhead ever wrote except for. For के आगे लव, ऑनर, मनी या फन। तो साहब अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, नो मैन बट ए ब्लॉकहेड एवर रोट एक्सेप्ट फॉर मनी। तो इसका राइट आंसर है भाई आपका सी, यानी कि मनी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन दुआ हूँ, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस फेमस न्यू क्लासिकल पोइट रोट ऑन प्रोफाउंड थीम सच एज डेथ। 4 जो ऑप्शन लिखे हैं उनमें एक ऐसा न्यू क्लासिकल पोइट है जिसने कि मृत्यु जैसे सीरियस विषय पर लिखा, बट ही ऑल्सो हैड ए लाइटर साइड। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने हमेशा गंभीर विषयों पर लिखा, लाइटर विषयों पर भी लिखा है। ही वंस रोट एन ओड, उसने एक ऐसी ओड लिखी जिसका नाम है टू ए कैट ड्रॉन्ड इन ए टब ऑफ गोल्ड फिशेज। ए कैट ड्रॉन्ड इन ए टब ऑफ गोल्ड फिशेज। तो उस राइटर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी विलियम कॉलिंस, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे और ऑप्शन डी बेन जॉनसन। तो साहब मृत्यु जैसे गंभीर विषय पर लिखने वाला राइटर अगर न्यू क्लासिकल एज में कोई है सबसे बड़ा राइटर तो उसका नाम है थॉमस ग्रे। तो भैया इसका राइट आंसर आपका होगा थॉमस
ग्रे जिन्होंने की ओड लिखी है ए कैट ड्रॉन्ड इन ए टब ऑफ गोल्ड फिशेस भी, और उन्होंने एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जैसी एक महान एलेजी की भी रचना की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन 1712 इन। अगर हम पोप साहब की रेप ऑफ द लॉक की बात करें तो इसका पब्लिकेशन जो है वो 1712 में होता है। 1712 में कितने कैंटोस के साथ इसका पब्लिकेशन हुआ है? ऑप्शन ए 3 कैंटोस, ऑप्शन बी 4 कैंटोस, ऑप्शन सी 5 कैंटोस, ऑप्शन सी डी 2 कैंटोस। तो भैया इसका राइट आंसर है डी 2 कैंटोस के साथ इसका पब्लिकेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट पोप्स वर्क। नीचे दिए गए वर्क्स में आपको ये बताना है कि कौन सा वर्क जो है या वर्क्स जो हैं वो पोप्स आपके नहीं हैं। तो पहला ए जर्नल, दूसरा द फैटल सिस्टर, तीसरा द विंडसोर फॉरेस्ट और डी बोथ ए एंड बी। तो साहब जनरल वर्क जो है इनमें सिर्फ वो पोप साहब का है और बचे हुए दो वर्क द फैटल सिस्टर और विंडसोर फॉरेस्ट जो हैं वो अलेक्जेंडर पोप के वर्क नहीं हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी वॉज रिटन बाई। एक भैया एलेजी है न्यू क्लासिकल एज में लिखी गई जिसका नाम है एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। इस एलेजी की रचना किसने की? ऑप्शन ए विलियम कॉलिंस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी विलियम ब्लैक, ऑप्शन डी जेम्स थॉमसन। तो भैया एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी जो पोएम है इसकी रचना अलेक्जेंडर पोप साहब ने की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया विच वॉज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ एडवर्ड यंग। एडवर्ड यंग हमारा न्यू क्लासिकल एज का एक राइटर है, पोइट है। तो ये पूछा जा रहा है कि एडवर्ड यंग का पहला पब्लिश्ड वर्क क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है द इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन बी है आपका द फॉरेन एड्रेस, ऑप्शन सी है एपिस्टल्स टू लॉर्ड लैंसडॉन और डी ऑप्शन है लव ऑफ फेम द यूनिवर्सल पैशन। तो ये चारों वर्क आपके एडवर्ड यंग के हैं, लेकिन सबसे पहला पब्लिश्ड वर्क है इनका एपिस्टल टू लॉर्ड लैंसडॉन। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एडवर्ड यंग। एडवर्ड यंग के चारों वर्क यहाँ लिखे हैं। आपको ये बताना है कि एडवर्ड यंग के द्वारा लिखा गया कौन सा वर्क ऐसा है जिसको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है एडवर्ड यंग का। तो ऑप्शन ए नाइट थॉट्स, ऑप्शन बी कॉन्ज्योर्स ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन, सी ऑप्शन है द फोर्स्ड रिलीजन ऑन बैंक्वेस्ट लव और डी ऑप्शन है आपका ब्यूसरेस। तो साहब इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, उसका नाम है नाइट थॉट्स। क्या नाम है? नाइट थॉट्स। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच इज द बेस्ट नोन बैलेड ऑफ जॉन गे। जॉन गे के द्वारा लिखी गई बेस्ट बैलेड, ये भी जॉन गे भी आपके न्यू क्लासिकल एज के राइटर हैं। तो जॉन गे जो है उनके द्वारा लिखी गई आपकी बेस्ट नोन बैलेड कौन सी है? तो ए ऑप्शन है आपका ट्रिविया और द आर्ट ऑफ वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, बी ऑप्शन है द बेगर्स ओपेरा, सी ऑप्शन है बाइन और डी ऑप्शन है रूरल स्पोर्ट्स। तो साहब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ट्रिविया और द आर्ट ऑफ वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन जो है वह जॉन गे की बेस्ट नोन बैलेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ थॉमसन वॉज बैंड फॉर पॉलिटिकल रीजन। हमारे थॉमसन साहब राइटर हैं आपके न्यू क्लासिकल एज के ही, समकालीन हैं आपके अलेक्जेंडर पोप साहब के। तो पूछा जा रहा है कि थॉमसन साहब का कौन सा वर्क ऐसा था जो कि पॉलिटिकल रीजन के कारण बैंड कर दिया गया था, राजनीतिक कारणों से बैंड कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका है एगीमनन, बी ऑप्शन है द सीजन, सी ऑप्शन है एडवर्ड एंड एलिनरा और डी ऑप्शन है आपका द कास्टल ऑफ इंडोलेंस। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी एडवर्ड एंड एलिनरा। ठीक है ना। इस वर्क को थॉमसन साहब के बैंड कर दिया गया था पॉलिटिकल रीजन के कारण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom डॉक्टर जॉनसन इंटीमेटली एसोसिएटेड इन हिज पर्सनल लाइफ। इन चार लोगों में से
डॉक्टर जॉनसन साहब जो थे वह अपनी पर्सनल लाइफ में जुड़े रहे, सबसे अधिक इंटीमेटली जुड़े रहे? ऑप्शन ए बोसवेल साहब से, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन साहब से, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप साहब से और ऑप्शन डी लॉर्ड बॉलिंगब्रोक साहब से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बोसवेल साहब से। किसके साथ इंटीमेट एसोसिएटेड इन हिज पर्सनल लाइफ? तो बोसवेल साहब। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। ए जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड वॉज रिटन बाई। एक वर्क है साहब, बहुत फेमस वर्क है। ए जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड वॉज रिटन बाई। ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया? ए ऑप्शन सैमुअल जॉनसन के द्वारा, बी ऑप्शन सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा, सी ऑप्शन लॉरेंस स्टर्ने के द्वारा या डी ऑप्शन जोसेफ एडिशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये वर्क लिखा है, ए जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। जॉनसन साहब को उनके एक ऑलराउंडर बंदा है, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन्होंने एक अपनी डिक्शनरी लिखी साहब, और उस डिक्शनरी से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है। जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड इन द ईयर। जॉनसन साहब के द्वारा लिखी गई इनकी इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो किस वर्ष पब्लिश हुई है? तो ये हुई है आपकी, ऑप्शन ए लिखा है 1710, ऑप्शन बी 1755, ऑप्शन सी 1739 और डी ऑप्शन है 1759। तो इसका पब्लिकेशन होता है 1755 में। इसको पूरा करने में इन्हें 7 वर्ष का समय लगा है साहब। ठीक, अकेले स्वयं की शक्ति के साथ पूरी मेहनत के साथ इन्होंने इस डिक्शनरी को लिखा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पढ़कर जिसको हम बड़े हुए हैं, उससे लगभग 150 वर्ष पहले इस डिक्शनरी को लिखा था जॉनसन साहब ने। और जब तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं आई है तब तक मोस्ट सेलिब्रेटेड डिक्शनरी इंग्लिश लैंग्वेज की जॉनसन की डिक्शनरी कहलाई है। तो जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड इन द ईयर 1755। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डज नॉट बिलोंग टू थॉमस ग्रे। नीचे लिखे हुए वर्क में ऐसा कौन सा वर्क है जो कि थॉमस ग्रे साहब का नहीं है? द बार्ड, हम सब जानते हैं, इनकी एक बहुत खूबसूरत ओड है, ओड्स इन्होंने लिखी है। द प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री, ये भी इनकी रचना है। द टाइगर जो है उसकी रचना की है, हम सब जानते हैं, विलियम ब्लैक साहब ने। तो द टाइगर वर्क जो है वो थॉमस ग्रे का नहीं है। विलियम ब्लैक के 2 वर्क आपको पता है, बहुत फेमस हैं, द टाइगर और द लैम्प। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। तो भैया क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड ग्रेज एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। यानी कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो है उसको इंस्पायर वो कहाँ से हुए, इसका सोर्स इन्हें कहाँ से मिला? ए ऑप्शन ह्यूमन नेचर से, बी ऑप्शन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड से, सी ऑप्शन पॉलिटिकल टेंशन से और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पॉलिटिकल टेंशन। अगर इंस्पायर हुए इस एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को लिखने के लिए तो ये पॉलिटिकल टेंशन के कारण इंस्पायर्ड हुए हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस दिए हैं इस वीडियो में। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, कृपया करके आप इनको लिखें। और ये मैंने आपको पहला पार्ट दिया है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट मैं आपको जल्दी कल कोशिश करूँगा कल आपको दूँ। और मेरे जो टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अब कल से पर डे आपको मैं वीडियो दूंगा। थोड़ा सा व्यस्तता थी, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, और आप जानते हैं कि कोविड बहुत स्पीड से फैल रहा है, तो थोड़ा सा और टेंशन था, इस कारण से वीडियो नहीं दे पाया मैं ज़्यादा। तो लेकिन कल से मैं पूर्ण कोशिश करूंगा, और कल मैंने वीडियो नहीं दिया था उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।